आज अभी अभी ये खबर आई है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है। कल निर्णय आया था सूरत के कोर्ट का। सूरत जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से ये सूचना मिली थी कि वहाँ के कोर्ट ने राहुल गांधी को, जो उन्होंने कर्नाटका में आज से 4 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने मोदी उपनाम पर कुछ कहा था, तो उसकी सज़ा कल सुनाई थी गुजरात के सूरत कोर्ट ने। और आज लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की ख़त्म कर दी गई। अब ये विश्लेषण करना आवश्यक है कि ये जो घटना घटित हुई है, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। हालांकि मेरी स्वामी जी की कक्षा फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी पे है, लेकिन मैंने अपने मैंडेट में ये भी कहा था, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होंगे, जो ऐसे मुद्दे होंगे जो देश की अर्थव्यवस्था से और देश की राजनीतिक परिवेश से संबंधित होंगे, उसमें भी मैं बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया देता रहूँगा। तो उसी संदर्भ में मैंने निर्णय लिया कि एक ऐसा मौका है, एक परिवर्तन हुआ है और एक ऐसा न्यायालयीय प्रकरण से एक ऐसा निर्णय हुआ, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले जो आज़म साहब हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनके बेटे की सदस्यता रद्द की गई और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। तो कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सभी दोषों को एक समान समझती है, या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो बात बिल्कुल सही है कि किसी का मान मर्दन नहीं होना चाहिए और किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं तो क्योंकि मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, तो मैं ये मानता हूँ, हमारे जैसे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि हॉट स्टोव रूल है। गरम स्टोव को अगर आप छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा, तुरंत जलेगा और सबका जलेगा। चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अनुराग गोले सिंह ठाकुर हों, चाहे कोई भी हो, सबका हाथ जलना चाहिए अगर कोई कानून तोड़ता है तो। और ये भी बिल्कुल एक मर्यादाओं का प्रश्न है कि किसी को भी ऐसी बातें, चाहे वो चुनावी भाषण हो, नहीं कहनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार का राजनीतिक स्तर देश का गिरे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया था, जब अनुराग ठाकुर ने जो कहा था कि देश के गद्दारों को, और जनता की तरफ से आवाज़ आई थी गोली मारो, और आगे नहीं कहूँगा, तो जब यह हाईकोर्ट में केस गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्कुरा के अगर उन्होंने ऐसी बात कही थी तो इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। और जब धर्म संसद हुई थी, हरिद्वार में हुई थी, रायपुर में हुई थी और जगहों पर हुई थी, और जहां खुलेआम चाकू तलवार तेज कराने की बात की गई थी और एक समाज को नष्ट करने देने की बात हुई थी, उस समय भी कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया था और कोई बात नहीं हुई थी, जबकि ये धार्मिक विद्वेष को बढ़ाकर देश को कमज़ोर करने वाली घटनाएं थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो हम जैसे साधारण लोग, सामान्य लोग, आम जनता ये समझने लगी थी कि शायद ये मुद्दे ऐसे हैं जो देश के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन और ये भी कहा था दिल्ली हाई कोर्ट में अनुराग सिंह ठाकुर का स्टेटमेंट के बारे में कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं चुनावी लाभ उठाने के लिए। आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले जो कानून मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि देश के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश हैं, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम कर रहे हैं। अगर उससे मानवर्धन नहीं होता, देश की न्यायपालिका का और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, और जो न्यायाधीश जो होते हैं उनको हम बिल्कुल भगवान समान समझते हैं और कानूनी प्रक्रिया को हम अपने सिर माथे पे रखते हैं और वही एक अंतिम आशा हम लोगों की है। लेकिन उसके बावजूद अगर एक कानून मंत्री जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो दिल व्यथित होता है, परेशान होता है। 2014 के पहले ये कहा गया था कि दीपक कपूर साहब जो अटल
बिहारी वाजपेयी के समय में सेनाध्यक्ष थे, और सेनाध्यक्ष का मतलब उसी प्रकार का होता है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, चाहे वो रिटायर्ड हो या प्रेजेंट हो, कि दीपक कपूर साहब ने और मनमोहन सिंह ने और बाकी बड़े बड़े लोगों ने एक बैठक की थी और जिसमें देश के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, और मनमोहन सिंह जैसे आदमी को भी उसमें आरोपित करा गया था और दीपक कपूर साहब को भी किया गया था। लेकिन उस समय भी जब लोकसभा में बात उठी तो ये कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कह दिया गया था और ये तो चुनावी प्रक्रिया के लिए कहा गया था और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, और बात को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में जो राहुल गांधी कुछ कहते हैं और उसमें 3 लोगों का संदर्भ लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसा है, कहते नहीं है बल्कि पूछते हैं, तो उसमें 2 नाम तो बिल्कुल सिद्ध हैं कि वो चोर हैं, जैसे नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं। माननीय मोदी जी के लिए तो कोई ऐसा बात नहीं कह सकता, और जब तक सिद्ध ना हो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ, और उन्होंने प्रश्न पूछा था, उन्होंने कुछ कहा नहीं था। और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जब भी कोई इस प्रकार की बात होती है, पहले उसमें पुलिस एक जांच करती है और उस जांच के आधार पर कोर्ट निर्णय लेता है, कोर्ट खुद निर्णय नहीं लेता। और या कोर्ट के पास कोई जाके कहता है कि साहब ये घटना घटी है, तो कोर्ट आदेशित करता है पुलिस को कि आप इस पे जांच करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन इस केस में पुलिस की कोई जांच नहीं हुई। कोर्ट के सामने व्हाट्सएप की पोस्ट को उन लोगों ने रखा जिनका नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया था, और उसके आधार पर जो डिजिटल एविडेंस था, जो व्हाट्सएप के वीडियोस थे, उनको देखकर जो न्यायाधीश महोदय थे, माननीय न्यायाधीश जो लड़ने जजेस साहब थे, उन्होंने निर्णय लिया कि राहुल गांधी दोषी हैं, और जो अधिकतम सीमा इस प्रकार के उल्लंघन पे होती है 2 साल की उन्होंने दे दी, क्योंकि वो जानते थे या दूसरे लोग जानते थे कि 2 साल की सज़ा होने पर संसद की जो उनकी सदस्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, और तुरंत लोकसभा ने निर्णय ले लिया, जो उसके पीठासीन अधिकारी हैं, निर्णय ले लिया और उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया। तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये न्याय प्रक्रिया जो है ये शायद इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बचपन में हमने एक किताब पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी, और आप लोगों ने भी पढ़ी होगी जो बुजुर्ग लोग हैं, मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, जिसमें क्या गया था कि जो न्याय की कुर्सी पे बैठता है उसके ऊपर कितना बड़ा भार होता है समाज को एक साथ लेकर चलने का, और देश की जो व्यवस्था है उसको कायम करने का, रखने का। और पंच परमेश्वर में जो पंच था उसने अपने अमीर मित्र, जिसके कहने पर उसको पंच बनाया गया था, लेकिन जब उसने निर्णय लिया तो कमजोर व्यक्ति की तरफ लिया और अपने जो धनाढ्य मित्र था उसका साथ नहीं दिया। और जब धनाढ्य मित्र ने पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपका मित्र हूं, रहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं पंच की कुर्सी पर बैठा था इसलिए उस समय मैंने वही काम किया जो न्यायोचित था। प्रधानमंत्री महोदय ने लोकसभा के अंदर रेणुका चौधरी की हंसी को जो कहा था वो आप लोगों को याद होगा। सोनिया जी को जर्सी गाय कहा था और राहुल गांधी को जर्सी बछड़ा कहा था, और नीतीश कुमार के डीएनए पे प्रश्न उठाया था। लेकिन ये माना गया था कि ठीक है, राजनीति में ये सब होता रहता है, और ये जो चीज़ कही गई थी वो मेरे ख्याल से ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहने से बड़ा अपराध था। लेकिन ये किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि देश में लोकतंत्र था और इस तरह के हंसी ठिठोली होती रहती है और हम लोग इसके आदी हैं, इसको सीरियसली बहुत ज़्यादा लेते भी नहीं। लेकिन याद है मुझे, बिहार के लोगों ने अपने सिर के बाल काट के लिफाफे बंद करके लाखों करोड़ों लोगों ने भेजे थे, ये कह के कि हम लोगों का डीएनए इतना खराब नहीं है, बिहारी डीएनए इतना खराब नहीं है और गुजराती डीएनए से कोई इंफीरियर नहीं है। खैर, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, और ये एक प्रश्न चिन्ह तो दिमाग में उठ रहा है कि क्या हमारा न्याय अब केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, या इस आधार पर निर्णय लेता है कि जो निवेदन करने वाला है वो कितना ताकतवर है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, और जिसके खिलाफ ये निवेदन किया गया है वो कितना शक्तिशाली है और उसके पीछे कितनी शक्तियां हैं। तो एक ही प्रकार के प्रकरण में एक व्यक्ति, और या तो आजम खां हो या उनके बेटे हों या राहुल गांधी हों, इन पे एक्शन लेना, और जो खुलेआम गृह युद्ध की तरफ और धर्म युद्ध की तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले और गोडसे का वंदन करने वाले लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर
नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहा जाता है तो उसमें संज्ञान लेकर न केवल उनको दंडित किया जाता है बल्कि उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाती है। तो मुझे तो परेशानी होती है, क्योंकि वृद्ध हूं इसलिए परेशानी होती है। अब दूसरी तरफ आते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत सालों तक मैंने पढ़ाया है कि अभी तक मैं सुनता था भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा कि राहुल गांधी हमारा सबसे बड़ा एसेट है और जब तक राहुल गांधी सामने रहेंगे, कांग्रेस के सबसे अग्रणी नेता रहेंगे, तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। तो मुझे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को रास्ते से हटाकर और सामने से हटाकर इन्होंने अपने जो सबसे बड़ा एसेट था और ट्रम्प कार्ड था उसको क्यों हटा दिया। तो या तो उस समय गलत कह रहे थे या आज कह रहे थे गलत, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उन्हें जो पदयात्रा थी और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कैम्ब्रिज में जाके भाषण दिया और पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता हो रही थी और देश में स्वीकार्यता हो रही थी, उससे शायद भारतीय जनता पार्टी अब डरने लगी। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है सच हो सकता है गलत हो। लेकिन राहुल गांधी को सामने हटाकर इन्होंने अब किया अब राहुल गांधी के सामने हटने से सामने कौन आ गया, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनका एक गौरवपूर्ण इतिहास है। दलित परिवार से आते हैं, बचपन बहुत गरीबी में बीता है और इनके साथ ये भी है कि बचपन में जो हैदराबाद के रजाकर थे उन्होंने इनकी माँ को और इनकी बहन को जिंदा जला दिया था और ये भागकर अपने पिता के साथ दूसरे शहर में आए थे और वहाँ जाके इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी और लॉ की डिग्री प्राप्त की, अच्छे वकील रहे और बड़े सफल व्यक्ति रहे और बिल्कुल भीमराव अंबेडकर साहब की याद दिलाते हैं। जब खड़गे साहब को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा साहब मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लगता है कि खड़गे साहब बाबा साहब का प्रतिरूप हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये बहुत दिनों से कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक और कर दी कि राहुल गांधी को रास्ते से हटा के इन्होंने खड़गे साहब को सामने कर दिया और एक दलित प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने नहीं दिया है, जबकि दलितों की संख्या, तब वो जातीय जनगणना होगी तो पता चलेगा किसकी कितनी संख्या है, लेकिन 23-24% दलितों की संख्या है और आज तक 75 साल में देश ने कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं देखा। या तो सवर्ण देखे या बैकवर्ड भी कुछ देखे, लेकिन दलित नहीं देखा। तो क्या लगता है अब देश में वो समय आ गया है कि दलित प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए? मुझे लगता है कि हाँ, वो समय आ गया है, क्योंकि 15% सवर्ण, इसके बावजूद कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सवर्ण हूँ, लेकिन मुझे वास्तविकता में अच्छा नहीं लगता। मुझे खुशी नहीं होती जब मैं देखता हूँ या सुनता हूँ कि दलितों को पेड़ से बांधकर पीट रहे हैं लोग और दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, शादी में बारात नहीं निकालने दे रहे, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे, उनको अपने साथ पानी नहीं पिला रहे, खाना नहीं खिला रहे। मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है। इसके बावजूद कि मैं सवर्ण हूँ और मेरा जन्म जो है एक सवर्ण परिवार में हुआ है, मुझे कष्ट होता है और मैं चाहता हूं कि जाति और धर्म के बंधनों से उठकर जो भी अच्छा व्यक्ति है उसे गले लगाया जाए और जो अच्छा व्यक्ति नहीं है उसका तिरस्कार किया जाए, चाहे वो किसी और धर्म जाति का हो। तो मुझे लगता है कि देश में अब वो समय आ गया है और जिसका अवसर अब जो सूरत, जो गुजरात में स्थित है, उसके न्यायालय ने दे दिया है और संसद ने भी दे दिया है राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से डिबार करके और उनकी सदस्यता को ख़त्म करके, कि अब देश को एक दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और मेरे जैसे सवर्ण और ब्राह्मण भी अब ये कोशिश करेंगे कि एक देश को दलित प्रधानमंत्री देने के लिए संघर्ष करें और उनका साथ दें। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अब विपक्षी दलों को भी ये समझ जाना चाहिए कि चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कोई भी पार्टी देश की हो, कोई भी पार्टी देश की हो, अब इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात कम सोचनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि देश कैसे सुरक्षित बचे और देश का जो हमारा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और हमारी शक्ति है, मूल शक्ति है, डाइवर्सिटी है, उसको कैसे बचाया जा सके। क्योंकि अभी तक मैं सुन रहा हूँ, 2-3 साल से सुन रहा हूँ, वन नेशन और वन फलाना, वन नेशन वन फलाना। कल कहीं ये निर्णय ना हो जाए कि वन नेशन वन फूड और ये कहा जाए कि नहीं, आपको तो ढोकला और जो खांडवी है वही खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा मूल स्थान है, तो वहाँ तो उड़द की दाल और जो रोटी है और बाजरे की और मक्के की रोटी खाई जाती है, छाछ पी जाती है, बूरा और गुड़ खाया जाता है। ईस्टर्न यूपी में मेरी पढ़ाई हुई है, पूरी शिक्षा दीक्षा ईस्टर्न यूपी में हुई है, जहाँ लिट्टी चोखा खाया जाता है। और पंजाब के लोग जो है वो कुछ और खाते हैं, कश्मीर की खान पान कुछ और है, बंगाल का
वहाँ लोग मच्छी भात खाते हैं, साउथ के लोग जो है डोसा और इडली वगैरह खाते हैं, और सब प्रदेशों की अपनी अपनी एक खाने की प्रक्रिया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा जाए कि वन नेशन वन फूड और सबको ढोकला और खांडवी खानी पड़ेगी। मेरे को तो परेशानी होगी, क्योंकि मेरा तो खांडवी और ढोकला खाने से पेट नहीं भरता। मेरे को तो खाना पूरा करने के लिए आवश्यक है कि मैं रोटी खाऊं। और अब ऐसा ना हो कि अब तो मुझे लगता है कि हम बाकी प्रदेश के लोगों को गुजरात की दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, और जो गुजरात कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये भी निवेदन करता हूँ माननीय मोदी जी, अब जो आप ना कर सके अभी तक वो कर दीजिए। देश की राजधानी को अहमदाबाद शिफ्ट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सूरत शिफ्ट कर दीजिए, और बाकी जितनी संस्थाएं हैं उनको बड़ौदा या राजकोट शिफ्ट कर दीजिए। और क्योंकि इससे अच्छा अवसर नहीं होगा, और हम लोग जो है सहन कर लेंगे, जैसे हम लोग सहन करते आए कर लेंगे, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं और लोकतांत्रिक रूप से आपको प्रधानमंत्री चुना गया है, तो आपको ये अधिकार है कि आप जो चाहें करें। और चाहे आप किसानों को 750 किसानों की मौत हो जाए, चाहे वो दिल्ली के चारों तरफ उनको न घुसने दिया जाए, चाहे अग्निवीर योजना ले आइए, चाहे किसान बिल ले आइए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, संसद को बोलने मत दीजिए, चलने मत दीजिए, किसी को सुनिए मत, माइक को म्यूट कर दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं और लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो आपका पूरा अधिकार है। और क्योंकि गुजरात प्रदेश आपके साथ पूरा है और पूरे तन मन धन से आपका साथ देता है, तो उनका पूरा साथ देना आपका मेरे ख्याल से नैतिक कर्तव्य है, और आपको उसका अनुपालन करना चाहिए। और बिहार यूपी वालों का क्या है, वो तो मंदिर मस्जिद में उलझ ही गए हैं। अब वो मंदिर मस्जिद की उलझन अपनी करें और लड़ें एक दूसरे से और लठ बजाएं। और गुजरात में सारी इंडस्ट्री लगवा दीजिए, महाराष्ट्र से और पूरे देश की इंडस्ट्री को गुजरात लगवा दीजिए, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिला दीजिए। और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं वो मंदिर में, राम मंदिर में और काशी और अयोध्या और मथुरा में उलझे रहें। और ये इस प्रकार से गुजरात का आधिपत्य, मुझे ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश वालों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न और भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूँ, कि आरएसएस का प्रमुख अभी तक ये चित्पावनी ब्राह्मण क्यों होते हैं? एक राजपूत हुए थे रज्जू भैया, उसके अलावा आज तक जितने भी उसके आरएसएस प्रमुख हुए हैं वो चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं, एक ही क्षेत्र के, कोंकणी क्षेत्र के ब्राह्मण हुए हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने या बिहार के ब्राह्मणों ने या मध्य प्रदेश राजस्थान के ब्राह्मणों ने क्या दोष किया है, क्या अपराध किया है? कभी हमको तो आरएसएस प्रमुख बनने का मौका दे दीजिए, हम आरएसएस ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा क्या है, अगर अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा और राम मंदिर का जब निर्माण होगा, उसकी आधारशिला रखी जाएगी, तो शंकराचार्य नहीं बुलाए जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और आरएसएस प्रमुख होंगे, तो हमको भी अवसर मिल जाएगा, हम भी उसमें आ जाएंगे, पब्लिक लाइमलाइट में आ जाएंगे। और आरएसएस प्रमुख एक बार दलित को बनवा दीजिए, एक बार बैकवर्ड को बनवा दीजिए, और केवल ब्राह्मणी क्यों बने और केवल कोंकण क्षेत्र के ब्राह्मण क्यों बने? कहीं ऐसा मत कीजिएगा कि वन नेशन वन लैंग्वेज और हिंदी को हटा के गुजराती को उसमें लगा दें। उससे थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि गुजराती ना मुझे लिखनी आती है, ना बोलनी आती है, ना पढ़नी आती है। तो मेरे जैसे लोगों के क्या होगा, करीब मेरे ख्याल 7-8% लोग ऐसे होंगे जो गुजराती पढ़ लिख सकते होंगे, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो हर चीज़ वन नेशन वन कर सकते हैं। और वेशभूषा भी कहीं वन नेशन वन ड्रेस मत कर दीजिएगा कि सबको जो है बिल्कुल वही पगड़ी लगानी पड़ेगी, गुजराती पगड़ी, काठियावाड़ी पगड़ी, क्योंकि हम लोग तो भाई, हमारी पगड़ी अलग प्रकार की होती है, ड्रेस वेशभूषा अलग होती है उत्तर प्रदेश वालों की, बंगाल वालों की अलग होती है, महाराष्ट्र वालों की अलग होती है, तमिलनाडु की लुंगी पहनते हैं वो लोग, और सबकी वेशभूषा अलग है। तो कहीं इस आधार पे कि वन नेशन वन ड्रेस हो जाए और उसके आधार पे आपको गुजराती ड्रेस पहननी पड़ेगी, तो उससे भी हमें कष्ट होगा। तो हमसे आपसे निवेदन है, वैसे तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो जो आप करेंगे देश हित में करेंगे, आप गलत काम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये कम से कम खाने पीने की और जो वेशभूषा का मामला है, इसमें हमारी डाइवर्सिटी को अगर बरकरार रखेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, नहीं रखेंगे तो आपकी इच्छा। तो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और हम तो देखिए बिल्कुल कीड़े मकोड़े टाइप लोग हैं, और हम लोगों का कोई अधिकार तो है नहीं। और क्योंकि हमने आपको चुना है तो हमको तो मानना पड़ेगा, 2024 तक मानना पड़ेगा। 2024 के बाद भी अगर जनता आपको चुनती है तो उसके बाद जो चाहें आप करिएगा, और हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब यही होता है कि उसके बाद जनता की बात सुनी थोड़ी जाती है, उसके बाद तो मन की बात की जाती है। हम आपकी मन की बात सुनेंगे। और लेकिन एक मेरे ख्याल से निवेदन है आपका, आप चाहें अगर तो सुन लें। किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किस के लेटर के आधार पे मिली, इस पर तो थोड़ा प्रकाश डाल दें।
और उनके साथ जो 2 गुजराती और पकड़े गए थे, जो बाद में पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया, उन्हें क्यों छोड़ा, वो कौन लोग थे, उनका क्या परिचय था, वो Z+ सिक्योरिटी लेके कैसे घूमते रहे। किरण भाई पटेल कश्मीर में घूमने के पहले उत्तराखंड में कैसे घूमे, उसके पहले रूस जाके कैसे VIP की तरह घूमे। तो इन चीज़ों का अगर पता चल जाए, अगर आप उचित समझें, वैसे तो आप लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी तो मानी बात है, हर बात हमको माननी पड़ेगी और माननी चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ तो बोलने में हमने देख ही लिया राहुल गांधी को कैसी सज़ा मिली है। तो मैं तो ऐसी गुस्ताखी आपके खिलाफ बोलने की करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो देखिए ना तो पैसा है ना ताकत है, और बेल लेने पे भी अगर कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इसलिए मैं आपके खिलाफ तो कुछ बोलूँगा नहीं। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेहुल चोकसी साहब की जो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस दी थी, वो कैसे हट गई, किसके अनुमोदन पे हटी, और कितने दिन में आ जाएंगे ये लोग, दाऊद इब्राहिम लोग, और ये जो अपने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी हैं, भारत में कब तक लौट आएंगे? इलेक्शन के पहले आएंगे या इलेक्शन के बाद आएंगे या नहीं आएंगे? और ये भी थोड़ा सा आप उचित समझें तो बता दें, ओलावृष्टि हुई है, बारिश हो रही है, किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं, तो इसके बारे में भी कृपा करके मन की बात में बोल दीजिएगा, क्या सरकार की नीतियाँ हैं, कैसे होगी। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, हंगर इंडेक्स में हम बुरी हालत में हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान में यह हालत है और नेपाल में और श्रीलंका में यह हालत है, हम उनसे भी पीछे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी हालत जो है यूक्रेन और रूस से भी ज़्यादा खराब है। तो माननीय मोदी जी, बाकी तो आप जो कर रहे हैं देश के लिए तो आप कर ही रहे हैं, आपकी तो कोई कमी है नहीं, कमी तो हमारी है कि ये सब हैप्पीनेस तो हमको रहनी चाहिए। अब आप थोड़ी हैप्पीनेस ले आएंगे हमारे लिए, हमको हैप्पीनेस लानी चाहिए। आपका तो ये कर्तव्य थोड़ी है, आपका जो कर्तव्य है आप उसका निर्वहन कर रहे हैं, और जिनके प्रति आपका कर्तव्य है उनके प्रति आप कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपका कोई दोष निकालना नहीं चाहता, कोई मुकदमा अपने ऊपर दर्ज कराना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप उचित समझें तो बता दें कि ये किरण भाई पटेल को ये सब सुविधाएं कैसे मिली, 2 गुजराती कैसे छोड़े गए, और ये अगर आप चाहें, अगर उचित समझें तो अडानी साहब पे भी थोड़ा सा जांच वांच करवा लें, सेबी से कह दें जांच कर ले, क्योंकि छोटे छोटे कवि जो कविता पढ़ते हैं और कोई गलत नाम बोल देता है उसको तो जेल में बंद कर देते हैं। तो ये भी तो पता चले कि अडानी साहब का मामला है क्या, इसमें लफड़ा क्या है। और अगर आप उचित समझें तो मन की बात थोड़ी कम करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को भी थोड़ा अधिकार तो होता ही है, प्रश्न पूछें और प्रश्नों का जवाब ले लें। मन की बात तो हम सुनते ही रहते हैं, और जब भी आप कुछ बोलते हैं तो हम सुनना पड़ता है हमें, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री आप हैं और हम देश की साधारण जनता हैं, और हमने तो अपना राजा चुन लिया, आप राजा हैं, आप यू आर लाइक ए किंग, तो सुनना तो हमें पड़ेगा, और क्योंकि हमने चुना है आपको। और लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो बता दें कि ये ऐसा ही, और एक आध आंकड़े अपने अगर चाहें तो अपने अधिकारियों से कहें कि जितने लोग देश छोड़ के भागे हैं और ये पैसा लूट के भागे हैं, इसमें से दलित कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, सवर्ण कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं। जहाँ तक मेरी सूचना है, वो बहुत आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे लगता है इसमें ज़्यादातर जो हैं, अधिकतर जो हैं वो सवर्ण हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया हैं, और बनिया ज़्यादा हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी, बनिया बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें दलित कोई नहीं है शायद, बैकवर्ड कोई नहीं है, और शायद सब एक ही स्टेट के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर राज्यवार आप ये पता चलाएं कि कितने सैनिक सेना में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, हरियाणा, पंजाब के लोग ज़्यादा जाते हैं। और करगुजू भाइयों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं, सेना में वो क्यों जाएं, जब उनके पास अच्छे अवसर हैं, उद्योग के अवसर हैं, पैसा कमाने का मौका है, तो सेना में जाके जान देने की और अपना सीना पाकिस्तानियों की बंदूक के सामने होने की क्या आवश्यकता है। और कितने लोग शहीद होते हैं उसमें राज्यवार गणना करवा लें, और ये पता चला लें कि महावीर चक्र, परमवीर चक्र कितने स्टेट वाइज कितने लोगों को मिले हैं। खिलाड़ी जो बॉक्सर और कुश्ती वाले होते हैं सब हमारे हरियाणा और पंजाब के होते हैं, उसमें भी थोड़ी गणना हो जाए। और देश को छोड़ने भागने वाले जो हैं वो राज्यवार, उनकी स्थिति क्या है, कृपा करके ये भी पता चलवा लें। और ये भी पता चलवा लें, क्योंकि नारी शक्ति के बारे में आप बहुत सोचते रहते हैं। संदीप सिंह साहब के खिलाफ जो एक लड़की ने, एक महिला कोच ने शिकायत की थी, उसमें क्या हुआ, उस महिला कोच की शिकायत का, पहलवान लड़कियां जो स्वर्ण पदक लेके ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम से लाई थी, उनके बारे में क्या हुआ, कुछ अगर पता चल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। आप देश के चुने हुए, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और आप जो चाहें कर सकते हैं, हमें आपकी बात माननी होगी, और हम साधारण जनता हैं, हम बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। तो आप एक बार अगर उचित समझें तो मन की बात तो करते ही हैं आप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। 9 साल से हम कान तरस गए हमारे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हुए।
आपकी वाणी और जो पत्रकार पूछेंगे उसके जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राहुल गांधी को बिल्कुल हटा के आपने अच्छा किया, क्योंकि बाकी सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी बोलें, वो तो उन्हें अधिकार है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, और राहुल गांधी का क्या वो है कि वो कुछ बोल दे। किसी विपक्ष वाला या जनता का या बुद्धिजीवी, तथा कथित बुद्धिजीवी या अर्बन नक्सल कुछ बोले, उठा के उसे बंद कर दीजिए। और बिल्कुल आप लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री, मैं आपको प्रणाम करता हूं और जनता से निवेदन करता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं उसको मानते रहें, कोई उनके खिलाफ बोल ना दे। अगर कुछ बोला आपने तो आप गए, आपका काम हो गया, तो इसलिए एनकाउंटर हो जाएगा, कहीं जीप वीप आपकी पलट जाएगी। तो अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें, अपने बुढ़ापे का और जवानी का ध्यान रखें, और अग्निवीर बने, 4 साल के बाद रिटायर होकर घर चले जाएं, शादी हो ना हो वो अलग मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री को बिल्कुल मैं तो हर हर महादेव कहूँगा, आप हर हर मोदी कहें, अपनी आपकी इच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात थी तो मैंने अभी मन की बात कर दी, और आपकी इच्छा हो तो प्रधानमंत्री महोदय से कहें कि वो भी मन की